नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए सामान्य प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि संगठन से संबंधित है लेके आया हूं, जो कि है अधिकार अंतरण। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं या हम आज का वीडियो जो कवर करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे अधिकार अंतरण का अर्थ क्या है, अधिकार अंतरण की परिभाषा क्या है और अधिकार अंतरण का महत्व क्या होता है और अधिकार अंतरण के तत्व क्या क्या है, यानी किन किन तत्वों से मिलकर के अधिकार अंतरण बना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि ये अधिकार अंतरण आखिर होता क्या है। देखिए, प्रबंधक का कार्य क्या है? नियोजन करना, नियंत्रण करना, संगठन करना, नियुक्ति करना। तो ये सब प्रबंध के कार्य। लेकिन प्रबंध का जो कार्य होता है संगठन, इस संगठन में कुछ ऐसे तत्व हो जाते हैं या कुछ ऐसे बिंदु हो जाते हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनके अभाव में हम एक श्रेष्ठ संगठन नहीं कर पाते। तो उसी का एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है अधिकार अंतरण। अब ये अधिकार अंतरण क्या होता है? देखिए, यहां जैसे कि नाम से पता चल पा रहा है, अधिकार अंतरण करना यानी कि अधिकार देना। जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को कुछ अधिकार सौंप देता है, यानी कि अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने कुछ अथॉरिटी क्या करता है, वो अपने अधीनस्थ को दे देता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? अधिकार अंतरण कहते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे और समझेंगे। अधिकार अंतरण को भारार्पण, प्रत्यायोजन या प्रतिनिधान प्रतिनिधान भी कहा जाता है। देखिए, इसको हम भारार्पण भी कह सकते हैं या भारार्पण का प्रत्यायोजन भी कह सकते हैं या हम प्रतिनिधान भी कह सकते हैं। अधिकार अंतरण का शाब्दिक अर्थ है कार्यभार किसी अन्य व्यक्ति को अर्पित करना या सौंप देना। जैसे कि आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ अथॉरिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को आप क्या कर रहे हैं? अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सौंप दे रहे हैं। कहने का मतलब आपके पास जो ज्यादा बर्डन है काम का, उस काम में से आप थोड़ा सा काम अपने अधीनस्थ को दे देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अधिकारों का अंतरण करना। आगे हम देखें यहां पर, तो इसने दिया जब किसी प्रबंधक या उच्च अधिकारी के पास कार्यभार अधिक हो जाता है, जब ओवरलोड हो जाता है, काम ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में काम को समय पे खत्म करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि उस प्रबंधक या उस उच्च अधिकारी के कुछ अधिकार हम किसको दे देते हैं? वो हम उसके अधीनस्थ कर्मचारी को दे देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? अधिकारों का अंतरण करना। इसने दिया है तो वह अपने कार्यों का अधीनस्थों में विभाजन करता है। अधीनस्थों को कार्य के साथ साथ उसके निष्पादन के लिए आवश्यक अधिकार भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम दे दिया कि भैया ये आप काम आपको करना है। काम के साथ साथ वहां पर अधिकार भी देने पड़ेंगे, तभी जाके वो क्या कहलाएगा? अधिकारों का अंतरण। तो आई होप आप लोगों को इसका आशय समझ में आ गया होगा। अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं कि परिभाषाओं के हिसाब से हम समझेंगे अधिकार अंतरण क्या होता है। जैसे कि जॉर्ज आर टेरी ने यहाँ पर लिखा है कि अधिकार अंतरण से आशय अन्य लोगों को कार्य सौंपना है तथा उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना है। बड़ा सिंपल सा यहाँ पर कहा गया है जॉर्ज आर टेरी के द्वारा कि अधिकार अंतरण का मतलब है कि अन्य लोगों को कार्य सौंपना और उस कार्य को करने के लिए अधिकार देना। ऐसा नहीं आप लोगों को उत्तरदायित्व दे देते हो या कुछ काम सौंप देते हो, काम के साथ साथ आपको उनको कुछ राइट्स भी देने पड़ते हैं, क्योंकि बिना राइट्स के वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और उस कार्य को या उस अधिकार अंतरण को नहीं कर पाएंगे पूरा। ठीक है ना। अगला इसने दिया है एफ जी मुरे के अनुसार कि अधिकार अंतरण से अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना तथा उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करना। ये बात भी किसने बोली है? ये बात भी एफ जी मुरे ने कही है, जो जॉर्ज और टेरी ने कहा है। तो कुल मिला के बात यहाँ ये आती है कि अधिकार अंतरण का मतलब है एक उच्च अधिकारी द्वारा या एक प्रबंधक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कार्य के साथ साथ अधिकारों को सौंपना भी क्या कहलाता है? अधिकारों का अंतरण कहलाता है। आगे हम बात करें तो प्रोफेसर थियो हेमन ने कुछ कहा है, अधिकार अंतरण का अभिप्राय अपने अधीन काम करने वालों की निश्चित सीमा के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान करना। एक लिमिटेड टाइम तक या निश्चित सीमा तक क्या करना? एक कार्य को पूर्ण करने के अधिकार सौंपना ही क्या कहलाता है? अधिकारों का अंतरण कहलाता है। हम उसे हमेशा के लिए नहीं दे रहे। या थोड़ा सा नोट करेंगे कि अधिकारों का जो अंतरण होता है वो निश्चित अवधि के लिए होता है, निश्चित सीमा तक के लिए होता है। ऐसा नहीं सारा अथॉरिटी आपने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को दे दी, उसे हम अधिकार अंतरण नहीं कहेंगे। यहाँ पर अधिकार अंतरण का मतलब है आप उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, साथ में कुछ अथॉरिटी भी दे रहे हो। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है ये निश्चित सीमा तक या निश्चित समय अवधि तक ही दी जाती है।
कुंटज और डोनेल ने भी कुछ यहाँ पर कहा है कि जब उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को निर्णय का अधिकार सौंप दिया जाता है तो इसे अधिकार अंतरण कहते हैं। यानी कि उच्च अधिकारी क्या कर रहा है, अपने निम्न स्तर के अधिकारी को या अपने अधीनस्थ कर्मचारी को क्या कर रहा है, कुछ निर्णय के लिए कुछ अधिकार, कुछ अथॉरिटी सौंप देता है कि आप अपने स्तर पे डिसीजन ले सकते हो, आपको बार बार हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस ये काम दिया जाता है और इस काम के साथ आपको ये अथॉरिटी भी दी जाती है कि आप क्या कर सकते हो, इस कार्य को कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपन इसको अगर समझे तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक स्कूल के संगठन की। स्कूल का संगठन आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पर प्रिंसिपल को क्या होते हैं, प्रशासन से ऑर्डर आते हैं, प्रिंसिपल उन ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने टीचर से काम करवाता है और टीचर उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग किससे काम करवाते हैं, अपने विद्यार्थियों से, ठीक है ना, जो भी एजुकेशन में उनको करवाना होता है। तो ये जो प्रोसेस चल रही है, उच्च अधिकारी यानी कि प्रधान जो आचार्य हैं या फिर एक प्रिंसिपल जो है प्रधान प्राचार्य महोदय, उनसे जो ऑर्डर आते हैं वो ऑर्डर कौन पूरी करता है, वो करते हैं टीचर। टीचर ऑर्डर किसको देता है, टीचर ऑर्डर देगा यहाँ पर अपने विद्यार्थियों को। तो इस प्रकार से जो कार्य किया जा रहा है ये क्या है, एक संगठन है। लेकिन अब यहाँ पर देखें, जैसे कि बहुत बड़ा काम ये है कि हमें सभी बच्चों को एजुकेट करना है, तो ये अकेला प्रिंसिपल तो नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करता है, अपने कार्य को बांट देता है। किसमें बांट देता है, अपने अधीनस्थ कर्मचारी यानी कि टीचर्स में। अब टीचर उस तरीके को क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर तरीके से उस टीचर को कार्य के साथ साथ ये डिसीजन भी दिया जाता है, ये निर्णय लेने की अथॉरिटी भी दी जाती है कि आप अपने स्तर पर इस क्लास का मैनेजमेंट देख सकते हैं या आपको इस क्लास का सारा रूपरेखा वगैरह देखना है या आपको इस कार्य को करने के लिए जो जो आपको राइट्स चाहिए वो हम आपको देते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल द्वारा जो अपने टीचर को यहाँ पर अथॉरिटी दी गई है वो अथॉरिटी क्या कहलाएगी, अधिकारों का अंतरण करना। तो आई होप आप लोगों को परिभाषा और अर्थ के साथ समझ में आ गया होगा कि अधिकार अंतरण क्या होता है। अब बात करते हैं अधिकार का अंतरण जो होता है उसका महत्व क्या होता है, क्यों आवश्यक है, हमें अधिकारों का अंतरण क्यों करना चाहिए, क्या एक अकेला व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता है जो हम ये इस काम को अलग अलग व्यक्तियों में बांट दें। तो बिल्कुल इसी महत्व को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला बिंदु हमारे सामने आता है प्रशासनिक भार में कमी। देखिए, जैसे अभी हमने विद्यालय का एग्जाम्पल लिया, तो एक अकेला प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर पूरे विद्यालय का भार रहता है या पूरे विद्यालय में जो एक्टिविटीज हो रही है उस सबके लिए जिम्मेदार कौन होता है, वो प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, बाकी टीचर्स को अपने भार को सौंप देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के बस का नहीं होता है सारा काम करना। तो ऐसे ही किसी उपक्रम में, किसी संस्था में, किसी संघ में क्या होता है कि जो एक मुख्य अधिकारी होता है, जो एक प्रबंधक होता है, जो उच्च अधिकारी होता है, उसके प्रशासनिक कार्य में अगर भार बढ़ जाता है तो उस भार में कमी के लिए क्या किया जाता है, अधिकारों का अंतरण किया जाता है, यानी कि अपना कुछ भार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है और इसी महत्व की वजह से हम अधिकारों का क्या करते हैं, अंतरण करते हैं। अगला आता है समन्वय का साधन। देखिए, संगठन में समन्वय रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने जिन व्यक्तियों को इकट्ठा किया है अगर उनके आपस में संगठन में समन्वय नहीं बना यानी कि तालमेल नहीं बैठता है तो उन लोगों से काम करवाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो जाता है। तो तालमेल बिठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अधिकारों का अंतरण कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारों का अंतरण करने से हम उन अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ सीधे जुड़े रहते हैं या कार्य के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसलिए उनमें आपस में क्या रहती है, एक निम्न अधिकारी, एक मध्य स्तर के अधिकारी या एक उच्च स्तर के अधिकारी, सभी में आपस में क्या रहता है, समन्वय बना रहता है। तो समन्वय स्थापित करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, संगठन में अधिकारों का अंतरण कर सकते हैं। अगला आता है अधीनस्थों के मनोबल में सुधार। देखो, अधीनस्थ जो होते हैं कर्मचारी, जब आप उनको कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो और साथ में उनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कुछ राइट्स भी दे देते हो, कुछ अथॉरिटीज दे देते हो, कुछ अधिकार दे देते हो, तो इस वजह से उनका जो मनोबल होता है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ जाता है, उसमें सुधार आता है और वो कार्य को पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण रूप से उसको अपने कर सकते हैं या उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अधिकार अंतरण से हमें ये फायदा मिलता है या ये बेनिफिट मिलता है या हम इस वजह से भी अधिकार अंतरण करते हैं कि जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका मनोबल बढ़े या उनके मनोबल में सुधार हो, क्योंकि जब आदमी को जवाबदारी के साथ साथ अथॉरिटी मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल या उसका मनोबल जो है वो बढ़ जाता है। अगला यहाँ पर बिंदु आता है व्यवसाय के विस्तार की सुविधा। देखिए, अगर एक अकेला व्यक्ति सारे काम करेगा तो उसमें उसको काफी समय लगेगा और समय लगने की वजह से उसको अपने बिजनेस को इतना डेवलप नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक अकेला व्यक्ति अपनी टीम के साथ काम करता है, काम तो एक अकेला कर रहा है लेकिन अपनी टीम के साथ काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से विस्तार कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास कार्य जो है वो कम हो जाएगा,
कार्य का जो भार है उसमें कमी आएगी और उस कमी के कारण वो अधिक से अधिक अपने व्यवसाय के विकास के बारे में सोच सकेगा। तो अधिकारों का अंतरण करने का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह आता है कि अधीनस्थों का विकास, ठीक है, सॉरी, व्यवसाय के विस्तार में सुविधा। व्यवसाय तभी वो बढ़ा पाएगा, तभी उसका विस्तार कर पाएगा जब वो अपने कार्यों में कमी कर देगा, अपने कार्यों को बांट लेगा, और मिल बांट के जब संगठन होगा और उस तरीके से कार्य होगा तो व्यवसाय का विस्तार स्वाभाविक है। अगला पॉइंट आता है अधीनस्थों का विकास। देखिए, हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी है, जब हम उनको किसी कार्य को करने या कार्य सौंपेंगे, कार्य के साथ साथ अधिकार देंगे, तो वो उस कार्य में अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे। और जब कोई अधीनस्थ किसी कार्य को करने में पूरे एफर्ट लगाता है, पूरा प्रयत्न करता है, पूरी कार्य कुशलता या दक्षता का इस्तेमाल करता है, तो इस वजह से अधीनस्थों में विकास होता है। वो नई नई चीजें सीखते हैं, उन्हें मौका मिल जाता है अपना कुछ टैलेंट दिखाने का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अधीनस्थ की विकास करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अधिकारों का अंतरण कर सकते हैं। अगला बिंदु आता है संगठन का अस्तित्व। देखिए, हमारा जो संगठन होता है उस संगठन का अस्तित्व ही क्या होता है, हमारे कर्मचारी होते हैं, या सब जो सभी में जो समन्वय बना हुआ है वो इसका अस्तित्व होता है। संगठन का अस्तित्व बना रहे, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, अधिकारों का अंतरण कर सकते हैं। क्योंकि अगर उच्च अधिकारी सारे काम वो अकेला ही करेगा तो बाकी जो कर्मचारी हैं, अधीनस्थ कर्मचारी, उनका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो उनका अस्तित्व भी बना रहे और संगठन का अस्तित्व भी बना रहे, इस वजह से हम क्या करेंगे, उच्च अधिकारी अपने कुछ कार्य, अपने कुछ अधिकार अपने निम्न स्तर के अधिकारियों को क्या कर देगा, सौंप देगा, जिससे उनके अंदर भी क्या होगा, ये रहेगा कि हाँ, हम भी ये कार्य कर रहे हैं या हम भी इस कार्य में योगदान दे रहे हैं और हमें इस कार्य को करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गए। तो संगठन का अस्तित्व बना रहे, इस वजह से भी अधिकारों का क्या किया जाता है, अंतरण किया जाता है। अगला आता है व्यावसायिक उपक्रम की कुशलता में वृद्धि। देखिए, अभी हमने बात किया है कि व्यवसायिक का विकास होगा, व्यवसाय का क्या होगा, विकास होगा, उपक्रम का विकास होगा। कब होगा, जब अधिकारों का अंतरण होगा। ऐसे ही आपका बिजनेस कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितना अच्छी गुणवत्ता का माल बना रहा है, कितनी अच्छी क्वालिटी का काम कर रहा है, कितना अच्छा प्रॉफिटेबल कार्य कर रहा है, तो ये तभी कर पाएगा जब अधिकारों का अंतरण होगा। क्योंकि हर व्यक्ति में अपने अपने कुछ गुण होते हैं और जब हम इन गुणों के आधार पे हमारे कार्यों का विभाजन कर देते हैं तो ऐसी दशा में व्यवसाय की उपक्रम का जो होता है कुशलता में वृद्धि होती है। अगला हम बात करें, इसका आता है तकनीकी जटिलताओं का समाधान। देखिए, अलग अलग टेक्नोलॉजी बनती जा रही है और अलग अलग टेक्नोलॉजी आधुनिक युग में बदलती जा रही है, और नई नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसका नॉलेज भी हमें होना चाहिए। यदि हमें उसका नॉलेज नहीं होता है तो हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इसी वजह से हम अधिकारों का अंतरण करेंगे। अगर एक प्रबंधक, एक उच्च अधिकारी को किसी टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो उसे अपने उस कार्य को करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना होगा जिसे उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, ताकि उस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जा सके। तो अधिकारों का अंतरण करने की वजह, या हम बात करें उसका जो महत्व है, वो इस वजह से भी है कि तकनीकी जो विकास हो रहा है देश दुनिया में, उस तकनीकी जटिलताओं का सामना करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अधिकारों का अंतरण कर सकते हैं। ये थे अधिकारों के अंतरण के महत्व। अब बात करते हैं अधिकार अंतरण के तत्व, यानी कि अधिकार अंतरण होता कैसे, वो किन किन तत्वों से बना हुआ है, वो उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो अधिकार अंतरण के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है अधिकार, एक होता है उत्तरदायित्व और एक होता है जवाबदेही। यानी कि जब आप किसी अधिकार अंतरण करें, यानी कि आप एक उच्च अधिकारी हैं और अपने अधीनस्थ कर्मचारी को क्या करना चाहते हैं, अधिकार अंतरण करना चाहते हैं, तो अधिकार अंतरण तभी माना जाएगा जब ये तीनों तत्व शामिल हो। ऐसा नहीं आपने केवल उसको अधिकार दे दिए हैं तो अधिकार अंतरण हो गया, ठीक है ना। अधिकार अंतरण केवल अधिकार देने से नहीं माना जाता है। अधिकार अंतरण में अधिकार होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। अब एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकार की। तो अधिकार अंतरण में जो अधिकार है उसका आशय ये है कि आपने अपने कर्मचारी को जो कार्य सौंपे हैं उन कार्यों के साथ आपने उनको अधिकार भी दिए, ठीक है। तो ये क्या बात हो गई अधिकार की, उसको अथॉरिटी मिल गई है उस कार्य को करने की, या अपने स्तर पर वो डिसीजन ले सकता है, वो अपने स्तर पर कुछ निर्णय ले सकता है और उस कार्य को समय पर या समय से पहले पूर्ण कर सकता है, वो भी कुशलता पूर्वक। ये तो बात हो गई अधिकारों की। अब बात आती है उत्तरदायित्व की। तो अधिकार अंतरण करने के बाद ये जो अधिकार अंतरण किए जाते हैं ये उच्च अधिकारी द्वारा किए जाते हैं, इसलिए इसको हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। लेकिन जो उत्तरदायित्व है वो उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी कि जिस अधीनस्थ कर्मचारी को आपने अधिकार सौंपे हैं उस अधीनस्थ कर्मचारी का ये उत्तरदायित्व बनता है कि जिस तरीके से हमने उसको अधिकार सौंपे हैं, जिस उद्देश्य के लिए हमने उसे कार्य सौंपा है,
उस उद्देश्य की वो पूर्ति करके दे, यानी कि वो अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अगर वो उत्तरदायी नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में इसे अधिकार अंतरण नहीं माना जाएगा। केवल ऐसा नहीं है कि आपने उसको अधिकार सौंप दिए हैं तो वो अधिकार अंतरण हो गया, उसको अधिकार सौंपने के बजाय उसके द्वारा उस कार्य के प्रति उत्तरदायित्व भी बनता है कि वो उसके लिए जिम्मेदार रहे, उसके लिए जवाबदारी रहे, ताकि वो उस कार्य को निष्ठा से पूर्ण कर सके। अब किसी कर्मचारी को आपने उत्तरदायित्व दे दिया है, या हम बात करें अधिकार दे दिए हैं, और वो भी आपके उस कार्य को करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन तब भी इसको अधिकार अंतरण नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसमें बात आती है जवाबदेही की। अब ये जवाबदेही क्या आती है? तो जब कोई उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कोई कार्य सौंपता है और साथ में कुछ अधिकार भी देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो उस कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं है। यहां पर ऐसी कंडीशन में जिम्मेदारी भी किसकी होती है? उस उच्च अधिकारी की होती है। भले ही कार्य बिगड़ जाए या कार्य का उद्देश्य जो है उस उद्देश्य की पूर्ति ना हो, तो भी उसके लिए कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा? उच्च अधिकारी, ना कि अधीनस्थ अधिकारी। तो यहाँ जिम्मेदारी को भी हमें समझना होगा, या जवाबदेही को हमें समझना होगा कि जवाबदेही किसकी होती है? ये उच्च अधिकारी की होती है, या जिसके द्वारा अधिकार अंतरण किया गया है उसकी जवाबदेही होती है। ऐसा नहीं है कि जिसको हमने अधिकार अंतरण कर दिया उसकी जवाबदेही होगी। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि एक अधिकार अंतरण में ये 3 तत्व होना बहुत आवश्यक है, जिसमें अधिकार होते हैं जो कि एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को दिए जाते हैं। दूसरा, उत्तरदायित्व होते हैं, जो एक अधीनस्थ कर्मचारी अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है कि उसे जो कार्य दिया गया है या उसे जो अधिकार दिए गए हैं उनका वो बखूबी से इस्तेमाल करे। और जवाबदेही का मतलब होता है कि जो उच्च अधिकारी है जिसने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कार्य सौंप दिया है, वो कार्य सौंपने के बाद ऐसा ना समझे कि वो अब इस कार्य से पूर्ण रूप से वंचित हो गया है, या हम बात करें वो इससे फ्री हो चुका है, ठीक है, वो ये ना सोचे। या क्योंकि यहां पर वो कार्य सौंपने के साथ साथ वो अपनी जवाबदारियों से मुक्त नहीं हो सकता है। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? एक उच्च अधिकारी ही होगा, या जिस व्यक्ति ने अधिकारों का अंतरण किया है उसे माना जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि अधिकार अंतरण किसे कहते हैं, अधिकार अंतरण की क्या क्या परिभाषा है, अधिकार अंतरण के महत्व क्या है, और अधिकार अंतरण में कौन कौन से तत्व निहित होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।